जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एनसीएफ 2005। ये साथियों एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके सीटेट के एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, वहां पर साथियों अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में तो साथियों 5 से 6 नंबर के प्रश्न आपके पाँचों सब्जेक्ट में मिलाकर बनते हैं और कई प्रश्न आपके पेडागोजी के रूप में इस टॉपिक से बनते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। एनसीएफ का साथियों फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में इसकी बात करें तो साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है, 2005 में आया था ये। और साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। तो आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, इसके लिए मैं साथियों आपके लिए टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेगा। तो चलिए साथियों आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है? यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ 2005 है, वो कहाँ से लिया गया है, यही पूछ रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सभ्यता और प्रगति। ये साथियों एक क्या है, निबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता और प्रगति। वहीं से साथियों आपका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को लिया गया है। आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों अब तक कई बार परीक्षा में आ चुका है और हर बार शिफ्ट वाइज पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है इसको देखना है। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना, बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ये आपका सही है। यानी कि जो आपका एनसीएफ 2005 है उसमें साथियों स्पेशली मेंशन है कि जो बच्चे का ज्ञान है उसको उसके बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि स्कूली शिक्षा तक ही सीमित ना रखा जाए। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको साथियों जानना होगा, तभी आप एनसीएफ वाले क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्ति हो, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको रटाया ना जाए, उनको समझाया जाए, ठीक है, उनके दिमाग में बैठाया जाए, चीज़ों को रटाने वाली प्रणाली से बच्चों को मुक्ति दिलाई जाए। तो ये भी सही है। तीसरा है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, यानी कि जो परीक्षा होता है बच्चों की वो साथियों ज़्यादा कठिन ना करवाया जाए, ठीक है, ताकि सभी बच्चे पास हों और उनका जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। तो ये सभी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको जानना होगा। ये तीनों चीज़ें साथियों आपके एनसीएफ 2005 में स्पेशली मेंशन है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही होगी। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। एक बार पूरा वीडियो आप देख लीजिए और एक बार पीडीएफ आप पढ़ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, वहाँ पर दे दिया जाएगा और वहाँ पर टेलीग्राम में मैंने साथियों सीटेट के जो नोट्स हैं एकदम पूरे कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा साथियों आप जो है हमारे चैनल से जुड़िए बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है, ठीक है। तो सत्य कथन की बात कर रहा है, तो कौन सा है चलिए देखते हैं। पहला कथन है आपका पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी कि जो पाठ्यचर्या होती है वो पाठ्य पुस्तक एकदम केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो बच्चों के बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा है ना समझ आने वाली। जब बच्चों को समझ ही नहीं आएगा तो अधिगम प्रक्रिया होगा कैसे? अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है, तो बच्चे सीखेंगे ही कैसे? तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसी तरह से साथियों आपको चारों ऑप्शन बिना पढ़े आपको टिक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि साथियों सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पर अगर बिना चारों ऑप्शन आप पढ़े साथियों, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाए तो आपका उत्तर तुरंत गलत हुआ, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा बच्चे पास नहीं हो पाते सीटेट। क्यों? क्योंकि वो साथियों ज़्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है। तो जब तक आप चारों ऑप्शन ना पढ़ें तब तक उत्तर टिक ना करें। अगर आपको लगता है कि पहला ही ऑप्शन सही है तब भी आपको टिक नहीं करना है साथियों, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया दूसरे क्वेश्चन में कि ये जो आपका कथन है ये ऊपर वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो आपका जो स्कूल से प्राप्त ज्ञान है उसको साथियों बाहरी जीवन से जोड़ा जाना, बच्चे के बाहरी जीवन से, यानी कि रोजाना जो जीवन जीना होता है बच्चों को, ठीक है, हम जो जीवन जीते हैं उस जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाना ताकि उनके समझ में बैठे,
ठीक है। तो इस तरह से आपका जब ये आप जानते रहेंगे एनसीएफ की ये, ठीक है, मूल मंत्र, ठीक है, 5 चीज़ें आपकी हैं। अभी आगे हम चर्चा करेंगे, 3 हमने ऊपर देखा और अभी 2 और हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगला हमारा जो ऑप्शन है इसको भी चलिए पढ़ लेते हैं। ऐसी अभिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। राष्ट्रीय चिंता पर आधारित चीज़ों की अवहेलना करनी चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा तीसरा सही हो जाएगा, तो इसको आप जानते रहिए। तो इस तरह से साथियों बिना ऑप्शन पढ़े आप कोई भी उत्तर टिक नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, ठीक है, सीखना एक क्या है? चलिए देखते हैं। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये हमारा सही लग रहा है, ठीक है। भले ही ये उत्तर सही है लेकिन अभी हम सही मान कर केवल चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक उत्तर टिक नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो क्या एनसीएफ द्वारा ज्ञान अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब होता है रोकना, तो क्या ज्ञान को रोका जा सकता है? नहीं, तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। सीखना जो है व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो क्या जो हम सीखते हैं वो व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है? ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, प्रभावित नहीं करता। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जगह कि ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है ये एनसीएफ, ठीक है। सीखना जो है ये आपका क्या है? सीखना जो हम सीखते हैं वो साथियों हम ज्ञान का निर्माण करते हैं सीख करके, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? ठीक है, तो किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचि के अनुसार अनुरूप, ठीक है। अभिरुचि मतलब बच्चे की जिस तरह की इच्छा हो शिक्षा प्राप्त करने की, तो आपका ये ऑप्शन, जैसे बच्चा जिस तरह से सीखना चाहता हो, उसका जो मन हो पढ़ने को, उसी तरह से उसको शिक्षा दिया जाना चाहिए। एनसीएफ में यही चीज़ें बताई गई हैं और इसी को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, यानी कि बच्चे के मन के हिसाब से जो शिक्षा हो, और यही शिक्षा वर्तमान में चल रही है और यही सब चीज़ें आपके एनसीएफ 2005 में है, ठीक है। तो आपका साथियों पहला ऑप्शन सही लग रहा है। आर्थिक स्तर के अनुरूप, क्या साथियों धन के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को? नहीं, ये साथियों आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक स्तर के अनुरूप, क्या जो बच्चा जो साथियों SC ST से रिलेटेड है उनको शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए? क्या जो साथियों गरीब बच्चे हैं उनको, तो सामाजिक स्तर के हिसाब से हम भेदभाव नहीं करेंगे। शारीरिक स्तर के अनुसार, क्या साथियों जो बच्चा किसी तरह से विकलांग है, क्या उसके साथ शारीरिक भेदभाव हम करेंगे? नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला हो गया, यानी कि बच्चे के अभिरुचि के अनुसार हम उसको शिक्षा देंगे। तो यही चीज़ें साथियों आपके एनसीएफ 2005 में बताई गई हैं। मेरी बातों को साथियों ध्यान से सुनिएगा और यही मेरी बातें अगर आप ध्यान से सुन ले गए तो यही चीज़ें आपको परीक्षा में आपके प्रश्नों को सही कराने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। क्योंकि साथियों जो एनसीएफ है वो बच्चों को ध्यान में रखती है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को बनाती है, यानी कि सब कुछ बच्चे के हिसाब से होगा, आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? ठीक है, तो बच्चों के शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए क्या जरूरी है? योग जरूरी है, बिल्कुल सही है, बच्चों को योग आना चाहिए। औपचारिक खेल, बिल्कुल। औपचारिक मतलब होता है साथियों जो नियम कानून रूल रेगुलेशन से चलते हों, ठीक है। और अनौपचारिक खेल मतलब जो बच्चे अपने आप मिलजुल कर खेलते हैं, यानी कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जो गांव में खेलते हैं, ठीक है, जैसे कंचा खेलना, ठीक है, और बच्चे जब आपस में क्रिकेट खेलते हैं तो ये उनके लिए अनौपचारिक खेल हो जाता है। लेकिन जब वही विद्यालय में किसी नियम कानून के तहत खेलते हैं तो वो औपचारिक खेल हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, ठीक है। सभी चीज़ें बच्चों के लिए जरूरी है उनके विकास के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसी भूमिका होनी चाहिए? चलिए पहला ऑप्शन देते हैं, एक उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में यानी कि बच्चों को प्रेरणा दे, बच्चों को उत्प्रेरित कर दे कोई कार्य करने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं तब हमारा क्लियर होगा कि पहला ऑप्शन सही है अथवा नहीं। आदेश के रूप में, बिल्कुल नहीं, बच्चों को हम आदेश नहीं देंगे साथियों, ठीक है। तब तो वहाँ राजा और महाराजा वाली बात आ जाएगी। हम बच्चों को साथियों एक सुविधा प्रदाता के रूप में अपने आप को मानकर चलेंगे कि हम बच्चों को केवल एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं सीखने के लिए। तो आदेश देने की बात अगर कहीं ऑप्शन में आता है तो आप उसको गलत काट देंगे। एक नेता के रूप में, बिल्कुल नहीं, आप एक नेता होता नहीं है, आप एक टीचर हैं और सुविधा प्रदाता हैं। अपने आप को मानकर चलना है कि हम बच्चे को केवल सिखा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है।
तो इस तरह से आपको उत्तर टिक करना होगा। तो उम्मीद है साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं है पर विशेष ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सभी बच्चे में कोई ना कोई सीखने की क्षमता जरूर होती है। ठीक है, दूसरा है सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। कोई भी बच्चा हो, कुछ ना कुछ वह अपने मन से उसके अंदर ये लगन जरूर रहता है कि मुझको ये करना है, मुझको ये सीखना है। ठीक है, तो ये भी सही है। और यहाँ पर पूछा है नहीं है, सत्य नहीं है, तो हमको निगेटिव ढूंढना है। अगला है बच्ची व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ये साथियों गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो साथियों बच्चे होते हैं सब में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे एक बच्चा हो सकता है उसको गाना गाने में ज़्यादा रुचि हो, दूसरा बच्चा है उसको क्रिकेट सीखने में ज़्यादा रुचि हो। तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से साथियों सभी में एक तरह से सीखने की आदत नहीं होती, सबका स्तर जो लेवल होता है एक तरह से सीखने का नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और नहीं है पूछा है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला है स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो बिल्कुल हाँ, स्कूल में भी और बच्चे घर पर हो चाहे जहाँ हो, कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि गलत पूछा गया था और हमारा गलत उत्तर है ऑप्शन तीसरा और यही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और प्ले लिस्ट से साथियों अन्य वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार क्लास आपके लिए वहां पर प्ले लिस्ट बना दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, तो एनसीएफ में साफ साफ लिखा गया है कि बच्चों को साथियों उनकी मातृभाषा के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए। जो साथियों छोटे बच्चे हैं जो अभी प्राइमरी लेवल में पढ़ रहे हैं, उनको साथियों मातृभाषा में शिक्षा उनको दी जानी चाहिए, ना कि हिंदी में, ना तो अंग्रेजी में। ठीक है, ना तो उपरोक्त सभी में। पहले उनको साथियों हम किस में, वो साथियों जो भाषा जानते हैं उसी में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उनकी मातृभाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डाट लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, तो जो साथियों आपका विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है वो खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से, ठीक है, डाट की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो आपका सामूहिक निर्णय पहला ऑप्शन है, दूसरा है एकल निर्णय, स्वार निर्णय और इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा साथियों सामूहिक निर्णय। ठीक है, जो साथियों समूह में निर्णय लिया जाता है, मान लीजिए अभी 10 लोग हैं आपस में और हमें एक सामूहिक निर्णय लेना है, तो साथियों ये जो आपका विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है वो खुले विमर्श, यानी कि लोगों के बीच रहकर खुलकर विमर्श करने और विविध दृष्टिकोण से, ठीक है, इस माध्यम से हमको सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सरलता मिलती है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। तो बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है साथियों? क्या वार्षिक परीक्षाएं कराकर बच्चों का आकलन, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों दैनिक गतिविधियां। जो बच्चों की दैनिक गतिविधियां, बच्चा रोज क्या कर रहा है इसको आपको निगरानी में रखना है। ठीक है, तो जब आप प्रतिदिन बच्चों की गतिविधियां देखेंगे उसके अनुसार साथियों आप सही आकलन कर सकते हैं। महीने में अगर आप एक दिन देखेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, तो हो सकता है जिस दिन आप आकलन कर रहे हो उस दिन बच्चा सही कार्य कर रहा हो, बाकी दिन गलत कार्य कर रहा हो। तो ऐसे स्थिति में आप साथियों बच्चे का प्रतिदिन उनकी गतिविधि का आकलन करेंगे और तो वही साथियों सबसे सही तरीका है। और यही आपका एनसीएफ 2005 में वर्णित है कि बच्चों के जो आकलन का सही तरीका है वो उनकी दैनिक गतिविधियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। ठीक है, अध्यापन की बात निरर्थक है। पहला है पिछड़े, सामान्य, कक्षा केंद्रित, सृजनशील। ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किसकी अध्यापन की बात करना निरर्थक है? तो साथियों आपका जो सृजनशील मतलब क्रिएटिविटी से होता है, तो ऐसी बातें करना साथियों अध्यापन की बात करना बेकार है। ठीक है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। देखिए एनसीएफ जो है उसमें साफ साफ लिखा है साथियों, ठीक है, कि अगर बच्चा किसी कक्षा में फेल हो जाता है, मान लीजिए बच्चा जो कक्षा 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 8 में है। ठीक है, अगर बच्चा फेल हो जाता है, परीक्षा में सफल नहीं होता, तो ये साथियों बच्चे की कमी नहीं है,
ठीक है, बच्चे की कमी नहीं है साथियों, ये साथियों आप में कमी है, स्कूल में कमी है, और ये बताता है कि स्कूल असफल है बच्चों को शिक्षा देने में, अतः ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्कूल की असफलता है। कतई आप साथियों, ठीक है, आप बच्चे में कमी नहीं निकाल सकते कि बच्चा खुद नहीं सीख पाया इसलिए बच्चा पास नहीं हुआ, ये एनसीएफ में साफ साफ लिखा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर बच्चा फेल होता है तो वो स्कूल की गलती है, यानी कि स्कूल असफल है। ठीक है, तो ये आपका कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है और इस बार भी साथियों 100% आपका किसी ना किसी शिफ्ट में रोज आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। गणित शिक्षण में साथियों तार्किक बुद्धि लगाना चाहिए, यानी कि तार्किक ढंग से सोचना। ठीक है, अमूर्तनों का निर्माण करना, अमूर्त बुद्धि का निर्माण करना। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। संचालित करने की योग्यता का विकास करना, बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, यानी कि अगर हम गणित पढ़ रहे हैं तो एनसीएफ के अनुसार ये सभी जो आपके लक्ष्य हैं होने चाहिए, तार्किक बुद्धि, अमूर्त चिंतन और संचालित करने की योग्यता का विकास बच्चों में पैदा करना चाहिए, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके इस सेशन का। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सभी जो प्रश्न हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला हमारा प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पर्यावरण में व्याप्त होना चाहिए। ठीक है, स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण। ठीक है, जो आपका पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए, तो जो पर्यावरण है उसके प्रति साथियों आपको स्कूली पाठ्यचर्या जो है उसमें पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि पर्यावरण को हमको सेफ रखना है, पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है। मेन फोकस जो आपको है पर्यावरण से जोड़ना है बच्चों को, क्योंकि साथियों बच्चे जो है पर्यावरण से ही सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो पर्यावरण से जोड़कर हर चीज़ को जो है बच्चों को बताना चाहिए। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।